ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। तो अब से क्लास 11 वालों के लिए भी वीडियो बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आज आप लोगों का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करें, जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, यानी लेखांकन एक परिचय। सबसे पहली बात है, क्योंकि आप लोग पहली बार कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब भी आप किसी भी विषय में प्रवेश लेंगे तो सबसे पहले उस विषय का परिचय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला चैप्टर हमारा क्या करता है, हमारे इस विषय के परिचय को बताता है कि यह विषय असल में है क्या। ठीक है, तो बात करते हैं आखिर में लेखांकन है क्या, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। जब हम लोग बहुत पुराने काल में जाते हैं तो बहुत सी चीजें हम लोग को पता चलता है कि इंसान जो था वो असभ्य था। ठीक है, वो जंगल में रहता था और आदि मानव जैसे गतिविधियों को पालन करता था, तो वहां पर वो सभ्यता था नहीं, तो इसलिए कोई भी व्यापार नाम का कोई भी चीज नहीं था, व्यवसाय नाम का कोई चीज नहीं था। धीरे धीरे इंसान सभ्य होते गया और उसने क्या किया, वस्तुओं को उगाना सीखा, वस्तुओं को बनाना सीखा। जब तरह तरह की वस्तुएं बाजार में मतलब लोगों ने उगाना स्टार्ट कर दिया, तो इसके बाद ये समझ में आया कि यार हमारे पास वो वस्तु भी होना चाहिए, यानी लोगों की इच्छाएं बढ़ने लगी, अपनी जो जरूरतें थी उनकी वो जरूरतें बढ़ने लगी। तो धीरे धीरे इंसान की जो सीमित जरूरत थी वो असीमित जरूरत की तरफ बढ़ने लगी और उनका डिमांड आने लगा तरह तरह की वस्तुओं के लिए। जब तरह तरह की वस्तुएं अलग अलग प्रकार के लोग बनाते थे, तो उस प्रकार की वस्तुओं को उन्हें लेने का मन किया। तो उस समय उन्होंने तैयार किया क्या, एक प्रणाली कि हम अपनी वस्तु देकर आपकी वस्तु ले लेंगे, जिसे बार्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, क्या नाम है? बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली कहा गया। इसमें क्या होता था कि वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है, विनिमय का मतलब होता है लेन देन, याद रखिएगा। ठीक है, विनिमय का मतलब होता है लेन देन, और वस्तु विनिमय यानी वस्तुओं से वस्तु का लेन देन, ये दौर आया। ठीक है, जब मनुष्य थोड़ा सा सभ्य हुआ। इसी तरह जब सभ्य होने लगा तो मनुष्य के अंदर थोड़ा सा लालच आया कि हम जब वस्तु विनिमय कर रहे हैं या हम जब भी कोई चीजें एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, तो उसमें क्यों ना अपना थोड़ा मुनाफा देखा जाए, अपना थोड़ा फायदा देखा जाए। जाहिर सी बात है, इंसान के अंदर लालच की भावना शुरू से ही, जैसे जैसे उसने सभ्यता का विकास किया, वैसे वैसे उसके अंदर लालच की भावनाओं का भी विकास होता गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आया, लाभ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इस तरह से धीरे धीरे व्यापार का जन्म हुआ। व्यापार का जन्म माना जाता है कि 12वीं सदी में हुआ था। कब? 12वीं सदी में। ठीक है, व्यापार का जन्म 12वीं सदी में हुआ था, यूरोप के कॉन्टिनेंट में, यानी यूरोप महाद्वीप में, उसी में व्यापार का जन्म हुआ था। ठीक है, और व्यापार का जब जन्म हुआ तो उस समय उतना विकसित व्यापार नहीं था, उतना ज्यादा नहीं था, तो इंसान का दिमाग उस समय चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा आसानी से याद करता था। तो उस समय सौदे बहुत ही कम मात्रा में होते थे, क्योंकि ज्यादातर लोग वस्तु विनिमय करके अपना काम चला लेते हैं, व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करते थे। ठीक है, ज्यादा व्यापार के बारे में लोगों का उतना घोल मिल नहीं था। लेकिन धीरे धीरे व्यापार क्या हुआ, विकसित होते गया और व्यापारिक सौदे बढ़ते गए। ठीक है, व्यापार विकसित होता गया और व्यापारिक सौदे बढ़ते गए, और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हम लोग का आवश्यकता पड़ा कि हम लोग जितने जो लेन देन करते हैं, अब हमारा दिमाग जवाब दे रहा था कि हम उस चीज को याद नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, बात क्लियर है? हम लोग जितने लेन देन करते थे तो मेरा दिमाग जवाब देने लगा, हम लोग का दिमाग जवाब देने लगा, मतलब उस समय के मनुष्यों का दिमाग जो था वो जवाब देने लगा कि नहीं भाई, अब नहीं होता है, अब याद नहीं होता है। तो फिर उन्होंने उस चीजों को लिखना शुरू किया। बात क्लियर है? जो सौदे करते थे, जो व्यापार में जो लेन देन करते थे, उस चीजों को उन्होंने लिखना शुरू किया, और वही लेखांकन कहलाया। समझ में आया? यानी सीधी सी बात है, व्यवसायिक सौदों को लिखना ही क्या है, लेखांकन। आप लोग ये आईएनजी का एक बात समझते होंगे कि किसी भी वस्तु में आईएनजी लगता है मतलब उस चीज का होना। जैसे सिंगिंग, सिंग यानी गाना, सिंगिंग यानी गाना गाना। ठीक है, बात क्लियर? साइकिलिंग, साइकिल यानी साइकिल, और साइकिलिंग यानी उसको चलाना। तो किसी भी चीज में आईएनजी लगने मतलब उस चीज का होना, यही बोध कराता है। तो अकाउंटिंग किसके साथ आईएनजी लगा? अकाउंट्स के साथ। अकाउंट के साथ, अकाउंट का मतलब होता है खाता। खाता मतलब जो होता है, जो भी हिसाब किताब का हम लोग जो ब्यौरा रखते हैं उसी को खाता कहते हैं। यानी उस खाते को लिखना ही क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। एकदम इस शब्द से आप उसका अर्थ समझ सकते हैं। क्लियर है बात? अब जब अकाउंटिंग का जन्म हुआ तो उस समय उसका कोई प्रारूप नहीं था, निश्चित प्रारूप नहीं था। तरह तरह के लोग अपने अपने हिसाब से काम करते थे। वर्तमान में जो प्रारूप जन्म लिया है, जिसे दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं, या अकाउंटिंग का जन्म जो हुआ है, जो वर्तमान का अकाउंटिंग है, उसका जब जन्म हुआ था तो उसको जन्म देने वाले व्यक्ति थे कौन? ल्यूकस पेसियोली। याद रखिएगा, फादर ऑफ अकाउंटिंग, ल्यूकस पेसियोली। ठीक है, कौन थे? ल्यूकस पेसियोली। इन्होंने अकाउंटिंग को जन्म दिया। इन्होंने अकाउंटिंग को जन्म दिया। हिंदी में इनको कहते हैं ल्यूकस पेसियोली। इन्होंने ही लेखांकन को जन्म दिया। ठीक है,
और कैसे जन्म दिया, तो इनसे पहले भी ऐसा नहीं था कि इन्होंने जन्म दिया यानी इनके बाद ही लेखांकन स्टार्ट हुआ, नहीं, इससे पहले भी लेखांकन होता था, लेकिन लेखांकन का एक अपना प्रारूप नहीं था, एक निश्चित तरीका नहीं था। इन्होंने पहली बार लेखांकन को एक सही तरीके में व्यक्त किया कि जिसको लोग फॉलो करेंगे तो एक रूपता आएगा और लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, यानी सिद्धांत का जन्म दिया, लेखांकन के सिद्धांत का जन्म दिया। क्योंकि सिद्धांतों में जब आदमी बंध जाता है तो उनके अंदर एक रूपता आता है, सभ्यता आता है। पहले असभ्य थे, अनऑर्गेनाइज थे, अलग अलग तरह से काम करते थे। जैसे ही इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, उसके बाद क्या हुआ, लेखांकन का जन्म हुआ जो आज का लेखांकन है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है, लेखांकन के जन्मदाता माना जाता है, या फिर लेखांकन से संबंधित जो भी सिद्धांत है जिसे कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली, उसके भी जन्मदाता इन्हीं को ही माना जाता है। याद रखिएगा, ये कौन है, ये लेखांकन के जनक है। कौन है, लेखांकन के जनक। बात क्लियर है? कैसे हुए, तो एक बात समझने वाली बात है, पहले कॉमर्स नाम का कोई विषय नहीं था, ठीक है। पहले मुख्य तौर पे लोग विज्ञान पढ़ते थे, साइंस, क्योंकि सारा चीज उसी के तौर पे जाना जाता था, और उसके बाद कुछ कला पढ़ते थे क्योंकि कलाकारी से सारा चीज होता था। जो कॉमर्स है, वाणिज्य, उसका जन्म धीरे धीरे व्यापार जब हुआ, व्यापार जब विकसित होने लगा, तो फिर व्यवसाय के लिए अपना एक अलग वर्ग बना, जिसे हम लोग वाणिज्य वर्ग के तौर पे पढ़ते हैं, जो व्यवसायियों के बारे में अच्छे तरीके से अध्ययन कराता है, बताता है, ठीक है। बाद में शिक्षा का एक नया वर्ग बना। तो पहले अलग टाइप का काम होता था, पहले विज्ञान, गणित और कला, यही सब मुख्य तौर पर विषय थे। तो ये जो व्यक्ति थे, ये भी जाहिर सी बात है कॉमर्स तो पढ़े नहीं होंगे, तो ये क्या थे, ये एक गणितज्ञ थे। क्या थे, ये गणितज्ञ थे, यानी गणित के ये विद्वान थे, ठीक है, मैथमेटिशियन थे। और इन्होंने एक किताब लिखा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज, ठीक है। क्या नाम था, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज। हिंदी में अगर लिखा जाए तो इस तरह से, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज, ठीक है। ये इनका किताब लिखा गया। इन्होंने एक किताब लिखा, कब, तो ये किताब जब लिखा गया था, इसका पब्लिश डेट था 1494। कहां, 1494, सन 1494 में इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था दी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज, ठीक है। इन्होंने लिखा, अच्छा, जब ये गणितज्ञ थे तो किताब भी किस विषय का लिखेंगे, जाहिर सी बात है, जब गणितज्ञ थे, मैथ का ही नॉलेज था, तो किताब भी किस विषय में लिखेंगे, मैथ का। यानी ये जो बुक था, ये किस विषय का बुक था, तो मैथ विषय का, ठीक है, मैथ का ये बुक था, ठीक है। बात क्लियर है, गणित विषय का इन्होंने किताब लिखा, लेकिन ये लेखांकन का पहला किताब माना जाता है। जो अकाउंटिंग है उसका ये सबसे पहला किताब माना जाता है, जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने इस किताब के एक पार्ट में, यानी एक चैप्टर में, इन्होंने उस समय की जो लेखांकन पद्धतियां थी, जो बहुत ही उथल पुथल था, जिसका कोई स्वरूप नहीं होता, कोई सिद्धांत नहीं था, उसे एक वेल मेंटेन तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया उसके अंदर, ठीक है। उन्होंने इसके अंदर बताया कि लेखांकन किस तरीके से करना चाहिए, जिससे हिसाब किताब एकदम सही रहे और सही आपको लाभ हानि और बाकी चीजों का ज्ञान हो सके। इसीलिए इन्हें लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। बात क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, ये कहां के थे, तो याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि व्यापार का जन्म ही यूरोप में हुआ। ध्यान रखिएगा, व्यापार का जन्म ही यूरोप में हुआ, तो व्यापार से संबंधित जितने भी मेन चीजें हैं, सबका स्टार्टिंग, जो भी 1800 के पहले की चीजें या 1800 के आसपास का, सबका स्टार्टिंग यूरोप से ही हुआ, ठीक है। उसके बाद चीजें बदला, और जो आधुनिक समय का सारी चीजें जो है वो अमेरिका की तरफ से हुआ, क्योंकि पावर का चेंज हुआ। पहले सत्ता जो था यूरोप के पास था, अब जो वर्ल्ड पावर है वो किसके पास, अमेरिका के पास है। तो ये कब से हुआ, 1850-1900 से, लगभग 1900 से अमेरिका इसके अधीन कर लिया। उससे पहले सारा का सारा जो पावर था मुख्य तौर पर वो यूरोप में था, तो इसीलिए व्यापार का जन्म भी यूरोप में हुआ, और उसके साथ साथ व्यापार से रिलेटेड जितने भी पहली चीजें हैं वो ज्यादातर यूरोप में हुआ। ये कहां के थे, इटली के, और इटली के कौन से नगर, इटली के वेनिस नगर में। कहां के थे, इटली के वेनिस नगर में। इटली के वेनिस एक टाउन है, वहां के ये निवासी थे। बात क्लियर है? इनका अगर पूरा नाम बोला जाए तो इनका नाम पूरा था फ्रांसिस्कन ऑफ ल्यूकस पेसियोली। फ्रांसिस्कन ऑफ ल्यूकस पेसियोली, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, पूरा नाम के तौर पे समझ सकते हैं। इनका पूरा नाम था फ्रांसिस्कन ऑफ ल्यूकस पेसियोली, और अगर नॉर्मली बोला जाए तो ल्यूकस पेसियोली इनका नाम था, ठीक है। तो इस प्रकार से लेखांकन का जन्म हुआ। कब जन्म हुआ था, 1494, जब पहला पुस्तक लिखा गया, यानी एक तरह से आ जाता 15वीं सदी के लास्ट में, 15वीं जो सदी थी उसके लास्ट में जो था अकाउंटिंग का जन्म हुआ। धीरे धीरे इसमें कई सुधार हुए। जाहिर सी बात है, जो स्टार्ट होता है तो जरूरी नहीं कि वही परफेक्ट हो या कंप्लीट हो। हम लोग कंप्यूटर का भी निर्माण जब समझते हैं तो कंप्यूटर कितने चरण के बाद आज के कंप्यूटर पे पहुंचा, उसी तरह लेखांकन का जब आविष्कार हुआ
आविष्कार ही बोलेंगे क्योंकि एक नया सिद्धांत का जन्म हुआ तो आविष्कार बोल सकते हैं। तो जब लेखांकन के सिद्धांत का जब जन्म हुआ तो उसमें भी बहुत सी खामियां थी, सारी चीजों में खामियां होती है। धीरे धीरे उनपे समय के हिसाब से वातावरण, चीजें, जो भी बदलाव होता है, समाज में जो बदलाव होता है, इन सब के आधार पर उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो इन्होंने जो लेखांकन का सिद्धांत दिया था वो भी धीरे 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 क्या हुआ, डेवलप होता गया, डेवलप हो जाएगा और आज का सिद्धांत बना। बात क्लियर है? तो हम लोग समझ गए कि लेखांकन का जन्म कैसे हुआ। क्लियर? और लेखांकन होता क्या है, तो एकदम छोटा वर्ड में बोले, एकदम शॉर्टकट में बोले तो लेखांकन में मतलब होता है व्यावसायिक सौदों को लिखना, यही लेखांकन है। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आया? अब बात करते हैं किताबी ज्ञान का। ठीक है, ये तो लेक्चर हो गया। अब बात करते हैं किताबी ज्ञान, तो हम लोग लेखांकन का अर्थ समझेंगे, वर्ड टू वर्ड में जाएंगे, क्योंकि याद रखिएगा कि आप लोग एकदम पहली बार कॉमर्स पढ़ रहे हैं क्लास 11th में, तो आपको कुछ शब्द इसमें अनोखा लगेगा, अलग लगेगा, जिसको आपने कभी नहीं सुना है। तो उन सारे शब्दों का मतलब समझते हुए चलना। ठीक है, बात क्लियर है? तो चलिए इसमें देखिए, सबसे पहला लिखा है वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों को। तो अब वित्तीय क्या है, तो वित्तीय का मतलब होता है जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है, यानी पैसे से रिलेटेड। वित्त मतलब फाइनेंस। ठीक है, तो वित्तीय मतलब क्या हुआ, जो धन से संबंधित है। किससे? धन से संबंधित। धन से संबंधित जो भी होगा वो क्या होगा, उसी को वित्तीय कहते हैं। वित्तीय प्रकृति यानी ऐसी कोई भी प्रकृति, ऐसे कोई भी पदार्थ जिसको मुद्रा में व्यक्त किया जा सके, उसी को कहते हैं वित्तीय प्रकृति। वित्तीय प्रकृति, जैसे हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं और हमें पैसा मिला, तो हमारा जो काम है वो कौन सी प्रकृति का है? वित्तीय प्रकृति का है। बात क्लियर है? अगर हम फ्री में सारा चीज पढ़ा रहे हैं तो हमारा काम पैसा में नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं मिला तो मेरा काम वित्तीय प्रकृति का नहीं है। तो याद यही रखना है, वित्तीय प्रकृति मतलब जिससे पैसे का प्रभाव पड़े, जिसमें पैसे का प्रभाव पड़े। तो यहाँ पर यही लिखा है कि वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों को, यानी व्यवहार का मतलब क्या है, यहाँ पर बिहेव नहीं बात है, यहाँ पर व्यवहार का मतलब ट्रांजैक्शन है। ठीक है, बात समझिएगा, हम बोले ना यहाँ पे बहुत से वर्ड आपको नए नए मिलेंगे। ठीक है, व्यवहार का मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब आप लोग समझते होंगे लेन देन, जो वस्तुओं से वस्तुओं का या पैसे से वस्तुओं का जो लेन देन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि वस्तुओं से वस्तुओं का बात नहीं हुआ, क्योंकि वस्तु विनिमय की बात खत्म हो गया। अब तो हम लोग वस्तु विनिमय नहीं करते हैं, बहुत ही रेयर जगहों पे थोड़ा मोड़ा होता है। मुख्य तौर पर हम लोग क्या करते हैं, बाजार में जाके लेन देन करते हैं। तो यही बात यहाँ पर क्या है कि तो यहाँ वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों की बात कर रहा है, यानी सौदों की बात कर रहा है। जब हम दुकान पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, इस प्रकार का कोई सौदा। ठीक है, तो सौदों का लेखा, लेखा यानी उनको लिखना, ये तो एकदम सिंपल है, ये बात तो समझ में आ रहा है। वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में, यानी इनका एक पर्टिकुलर टाइप का पुस्तक रहेगा। तरह तरह की इनके विशेष तौर पे पुस्तकें होंगी, जैसे जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। नया नया नाम है, आपको नहीं पता होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इन सब विषय में जब आप पढ़ते रहेंगे तो ये सारा चीज आपको बनाने भी आएगा, इन सब का चीजों का मतलब भी आपको समझ में आएगा। अब ये सारे नए बात है, तो बस इतना समझिए कि तरह तरह की इनकी किताबें होती हैं जिसमें लेखा करते हैं। ठीक है, किताबें मतलब पढ़ने वाला किताब नहीं, लिखने वाला किताब। ठीक है, बात करूँ नोटबुक की बात हो रहा है। ठीक है, तो लेखा पुस्तकों में लिखने, ठीक है, लेखा पुस्तकों में लिखने की एक ऐसी विधि है, सीधी सी बात है, मतलब लेखांकन जो है एक विधि है। ठीक है, ये बात समझ में आया, यानी लिखने की विधि है, लेखांकन एक लिखने की विधि है। और किस लिए लिखने की एक ऐसी विधि है, तो यहाँ पे ही बात खत्म हो गया कि लिखने की एक विधि। यहाँ पर भी हमारा जो है परिभाषा कंप्लीट है कि वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में लिखने की विधि लेखांकन है। यहाँ पे भी बात कंप्लीट होता है, लेकिन ये बहुत ही छोटा बात है जो हमने स्टार्टिंग में बताया कि सौदों को लिखना ही लेखांकन है। ये एकदम सिंपल सी बात है। अब क्योंकि हम लोग क्या है, पढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़ा बड़ा आंसर देना पड़ेगा, थोड़ा इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो इसके अंदर और जानने की बात क्या आ जाती है कि जिसके आधार पर, यानी जो हम लिखते हैं उसके आधार पर, ठीक है, जिसके आधार पर उन व्यवहारों का पहचान, जब हम लोग लिखते हैं तो उसके आधार पर उन व्यवहारों का पहचान करते हैं कि वो व्यवहार किस प्रकार का है। जैसे खरीदने का व्यवहार है, क्रय करना अलग तरीका होता है ना, खरीदने का व्यवहार है, बेचने का व्यवहार है, पैसा प्राप्त करने का व्यवहार है, या पैसा देने का व्यवहार है। इस प्रकार के उन व्यवहारों का पहचान होता है। मापन होता है, मापन यानी कितने रुपए का है। बात क्लियर है? मापन है मतलब कितने रुपए का, कितना प्रभाव पड़ा है, उन सब की बात है। जैसे लाभ हानि का मापन होता है कि हम व्यवहार किया तो हमारा लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो मापन का मतलब किसी भी प्रकार से मापने की बात हो गया, या तो पैसे में माप रहे हैं, या तो हम क्या करें, लाभ हानि अपना माप रहे हैं, यही बात है। ठीक है, यानी मापने की बात हो गया। एवं संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब क्या होता है, संप्रेषण का मतलब होता है कभी किसी भी सूचनाओं को किसी दूसरे तक पहुंचाना ही संप्रेषण कहलाता है। यानी अपना हमने कोई सूचना कलेक्ट किया, कोई डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, कोई आंकड़े बनाया और उस आंकड़े को अगर हम किसी दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, वही संप्रेषण है। और लेखांकन में जब हम कुछ चीजों को लिखते हैं, मतलब सौदों को जब लिखते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, उससे हमारा आंकड़े बनता है, उससे हमारा डेटा बनता है। बात क्लियर है? उससे आंकड़ों का निर्माण होता है और उस आंकड़ों को हम संप्रेषित करते हैं, यानी दूसरों तक पहुंचाते हैं।
ठीक है, लिखने वाला व्यक्ति कोई और होता है, समझने वाला व्यक्ति कोई और होता है, काम करने वाला व्यक्ति कोई और होता है, और ज्यादातर कंडीशन में ये एक भी हो सकते हैं। अभी इस सब चीज को आगे समझेंगे आप धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पर संप्रेषण का मतलब हो गया कि जब सूचना बना तो उसे दूसरों तक पहुंचाना। ठीक है, संप्रेषण उन व्यक्तियों को किया जाता है, किया जा सके। लेखांकन में हम लोग सौदों का पहचान करते हैं, सौदों को मापते हैं और सौदों को संप्रेषित करते हैं, जो भी लिख लिया उसको संप्रेषित करते हैं कि उन व्यक्तियों को भेजा जा सके, उन व्यक्तियों को दिया जा सके संप्रेषण करके, जो उसकी यानी किसकी, इस लेखांकन की, जो उसकी व्याख्या एवं संक्षिप्तीकरण कर। यानी ऐसी बात है कि जब हम संप्रेषण करते हैं तो उन व्यक्तियों को संप्रेषित करते हैं जो उसकी व्याख्या कर सके, यानी उस चीजों को समझ सके, उस चीजों को बता सके। ठीक है, बात क्लियर है? मतलब कहने का सेंस अगर बहुत ही प्रैक्टिकली बात करें तो ये होगा कि जब हम लोग अकाउंटेंट जो होता है, लेखापाल, वो क्या करते हैं, वो लेखांकन का काम करते हैं, लिखते हैं, और लिखने के बाद वो डेटा देते हैं किसको, मैनेजर्स को या फिर एनालाइजर को, जो भी एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन लोगों को क्या किया जाता है, उन लोगों को डेटा दिया है। विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीजों का निष्कर्ष निकालना, उसका निचोड़ निकालना, वही विश्लेषण है। तो जब लेखा दिया जाता है तो वो लोग उस पर विचार विमर्श करते हैं, उसको पहचानते हैं कि उसका ये लेखा जो हुआ है हमारे, यानी सौदे जो हुए हैं, तो पूरे साल भर में किस प्रकार का हमारा व्यवसाय चल रहा है। तो यही बात है। तो ये क्या करते हैं, उस लेखा की व्याख्या करते हैं और उसका संक्षिप्तीकरण करते हैं। जब पूरा लेखा देख लेते हैं, उसकी व्याख्या कर लेते हैं, तो उसको छोटे छोटे पॉइंट में बता देते हैं कि व्यवसाय जो था साल भर में कितना प्रभावशील चला है, अच्छा चला है, बेकार चला है, कहां कहां कौन से पॉइंट में कमियां रह गया है। तो यही बात है, उसका संक्षिप्तीकरण करना। पूरा बड़ा चौड़ा लेखा, पूरे साल भर का लेखा, उसको वो कुछ पॉइंट में बता देंगे साल भर में क्या हुआ है, उसी को कहते हैं संक्षिप्तीकरण। ठीक है, संक्षिप्तीकरण कर उसके परिणाम जानना चाहते हैं। यानी लेखांकन जो है, लेखांकन केवल लिखने तक ही सीमित नहीं है। यहाँ बात हमको यही समझ में आ रहा है ना, इस पूरे अर्थ से हमें क्या समझ में आ रहा है, लेखांकन केवल सौदों को लिखने तक सीमित नहीं है। नॉर्मली हम लोग जब बात की, हमने शब्द के मतलब बताया कि लेखांकन सौदों को लिखना है, लेकिन बस वहीं तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें बहुत सी चीजें बदल गया। लिखना तो है, लेकिन किसको लिखना है, जो वित्तीय प्रकृति को, यानी जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सके। पहली बात, सबसे पहली बात ये बात पता चला। दूसरी बात पता चला, केवल लिख लेना ही नहीं, बल्कि लिखने के बाद उसे क्या करना है, उसे उन लोगों तक भेजना है जिन लोगों की उसकी जरूरत है। ठीक है, उसको मापना है, सौदों को पहचानना है, और उसके बाद क्या करना है, उसे संप्रेषित करना है। ये भी लेखांकन का ही पार्ट है, और इसको संप्रेषित करने के बाद उसके परिणामों को भी जानना है। यही लेखांकन का पूरा उद्देश्य है। यानी लेखांकन कहा जाए तो लेखांकन पूरे व्यवसाय का पूरा नींव है। व्यवसाय किस प्रकार से चल रहा है, इस पूरी जानकारी, इस पूरे चीजों की जानकारी के लिए हमें क्या जरूरत है, लेखांकन की जरूरत है। तो लेखांकन एक इतना बड़ा विधि है। क्लियर है बात? अब इसको कुछ आसान शब्दों में कार्टर ने बताया। कार्टर एक कौन है, तो कार्टर एक विद्वान है जिन्होंने इसकी परिभाषा दिया। ठीक है, आपको तरह तरह के विद्वानों का नाम मिलेगा, जैसे आप लोग साइंस में पढ़ते थे, न्यूटन वगैरह, वो लोग क्या करते थे, वो लोग सिद्धांतों के प्रतिपादक होते थे, वो सिद्धांत देते थे। उसी तरह कॉमर्स में भी आपको क्या मिलेगा, बहुत से विद्वान मिलेंगे जो इनके बारे में व्याख्या की है, उनका परिभाषा दी है। ठीक है, तो कार्टर जो है उन्होंने परिभाषित किया, क्या परिभाषित किया, कि लेखांकन समस्त व्यावसायिक व्यवहारों का, ध्यान रखिएगा, लेखांकन जो है केवल व्यावसायिक व्यवहारों को लिखता है, हर व्यवहार को नहीं। कोई व्यक्ति एक दूसरे से किस प्रकार से काम कर रहा है उससे नहीं, व्यावसायिक व्यवहार यानी लाभ कमाने वाला व्यवहार होगा तब। हम अगर किसी को फ्री में पढ़ा रहे हैं तो इसको लिखने की क्या जरूरत है, पैसा आ नहीं रहा है, पैसा जा नहीं रहा है, तो कोई फर्क पड़ रहा है? हम साल भर पढ़ाएं, 2 साल पढ़ाएं, 5 साल पढ़ाएं, 10 साल पढ़ाएं, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसके लेखांकन की कोई आवश्यकता नहीं। लेखांकन तब आवश्यकता पड़ता है जब हम उससे कुछ ले रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा कि भाई हम जो ले रहे हैं हमें फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, हम क्या चीज ले रहे हैं, अच्छा ले रहे हैं, बेकार ले रहे हैं, जो रकम है वो सही है कि नहीं। तो यही बात है, यहाँ पर व्यवसाय जब होगा तभी लेखांकन की जरूरत है। व्यवसाय नहीं, सारा काम फ्री में होता है, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब काम फ्री में होता है तो लिखने की जरूरत नहीं होता है। जहां भी हिसाब किताब होता है तो समझ लिए कि 100% वहां लाभ की बात है। जहां किसी भी चीज का हिसाब किताब होता है तो जाहिर सी बात है वहां पे आर्थिक गतिविधि हो रहा है, यानी पैसे की बात हो रहा है, वहां पे लाभ की बात हो रहा है। और जहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता वहां पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही बात है कि लेखांकन जो होता है समस्त व्यावसायिक व्यवहारों को जिनका परिणाम द्रव्य, अब द्रव्य साइंस में जो होता है, इसको आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, ये साइंस में। कॉमर्स में इसका मतलब कुछ और है। ठीक है, कॉमर्स में द्रव्य का मतलब होता है धन। देखिए दोनों में कितना अंतर है, बात क्लियर है? द्रव्य जो है एक ऐसा वर्ड है जो संस्कृत से लिए उठाया गया शब्द है,
जिसका मतलब कई तरह का निकलता है। द्रव्य का मतलब पदार्थ भी होता है। देखिए द्रव्य और द्रव दो चीज होता है। द्रव का मतलब लिक्विड होता है, वो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम। किसकी बात कर रहे हैं? द्रव्य की बात कर रहे हैं। द्रव्य जो है वो पदार्थ कहलाता है साइंस में, लेकिन कॉमर्स में वो क्या हो जाता है? धन हो जाता है। ठीक है, तो यही बात है, जिसका परिणाम द्रव्य यानी धन हो या अथवा द्रव्य के मूल्य यानी उस धन के बदले कोई प्राप्त मूल्य हो। जरूरी नहीं कि धन ही प्राप्त हो। आप जब व्यवसाय करते हैं, किसी से आप कोई सौदा किए हैं, ठीक है, मतलब आप मान लीजिए कि कहीं पे कोई सामान बेचे हैं, तो आप या तो नगद प्राप्त कर सकते हैं या उसके बदले कुछ ऐसा प्राप्त कर सकते हैं जो आपके लिए वैल्यूबल हो। कभी कभी होता है ना कि आप मोबाइल लेकर के दूसरा चीज ले लेते हैं, तो वो भी एक सौदा है। अगर आपको फायदा मिल रहा है तो वो भी एक सौदा है, क्योंकि वहां पर द्रव्य का मूल्य आप प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि आपने जो है 10,000 का मोबाइल किसी को दिया और उसके बदले से आपने जो है 12,000 का कुछ ले लिया, तो 2,000 का मुनाफा तब भी कमा रहे हैं, भले ही वहां पर 12,000 पैसा नहीं मिला बल्कि 12,000 का कोई सामान ले रहे हैं। बात क्लियर है? तो यही बात कर रहे हैं कार्टर कि लेखांकन जो है व्यावसायिक व्यवहारों को होता है, यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से जो काम किया जाता है उसकी बात है। ठीक है, व्यावसायिक व्यवहारों को होता है जिनका परिणाम या तो मुद्रा मिलता है, धन मिलता है, या फिर धन के बदले उसका मूल्य मिलता है। ठीक है, या फिर धन का मूल्य। द्रव्य का मतलब यहां पर हमने धन बताया, और मुद्रा भी कह सकते हैं इसको, मुद्रा। ठीक है, बात क्लियर है? मुद्रा मिलता है या मुद्रा का मूल्य मिलता है। ठीक है, के हस्तांतरण है, यानी जो व्यावसायिक व्यवहार करते हैं उसका परिणाम या तो आपको पैसा मिलना चाहिए या उसके मूल्य का हस्तांतरण होना चाहिए। हस्तांतरण मतलब लेन देन। ठीक है, एक हाथ से दूसरे हाथ जाना ही हस्तांतरण कहलाता है। हस्तांतरण और स्थानांतरण दो वर्ड होता है। स्थानांतरण का मतलब होता है स्थान बदलना, हस्तांतरण का मतलब होता है हाथ बदलना, यानी अधिकार बदलना। एक वस्तु हमारे पास है, जैसे ये मार्कर हमारे पास है, ये मार्कर जब तक हमारा है तब तक हमारा है, हम इसको किसी और व्यक्ति को दे दिया और उसका हो गया, तो ये क्या कि हमने इस मार्कर का हस्तांतरण कर दिया, यानी अपना स्थान हमने अपना जो मार्कर है उसके हाथ में दे दिया। अगर ये मार्कर यहां पर रखा है, इसको हम इधर रख दें, तो ये क्या हुआ? स्थानांतरण हुआ। अधिकार मेरा है, बस जगह बदल गया। ये दोनों में फर्क होता है। तो वर्ड का मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा समझना है। छोटे छोटे शब्द का बहुत अंदर तक मतलब निकलता है। हस्तांतरण में अधिकार चेंज होता है और स्थानांतरण में केवल स्थान चेंज होता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, बात क्लियर है। अब यहां पर बात कर रहा था कि हस्तांतरण है लेखा पुस्तकों में सही ढंग से लिखने की कला एवं विज्ञान है। जो ये लेखांकन है आपका, ये लेखा पुस्तकों में इसी प्रकार के व्यवहार जिसका परिणाम मुद्रा होता है या मुद्रा का मूल्य होता है, उसे लेखा पुस्तकों में सही तरीके, ढंग मतलब सही तरीका से लिखने की कला एवं विज्ञान है। अब कला एवं विज्ञान क्यों? क्योंकि लेखांकन जो है ना वो कला एवं विज्ञान दोनों है। और एक छोटा सा पॉइंट आपको यहीं पे आज ही बता देते हैं हम कि आप लोग पढ़ रहे हैं कॉमर्स। ठीक है, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉमर्स ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप लोग 10th पास करके अब क्या लेना चाह रहे हैं? कॉमर्स। तभी आप लोग यहाँ पे हैं। तो कॉमर्स जो है वो कहाँ पे आता है? वो साइंस के नीचे मुख्य तौर पे जो धारणा बना हुआ है, हालांकि कोई प्लेस नहीं है, लेकिन जो धारणा आज के समाज में उसके हिसाब से बात करें। ठीक है, और दूसरी बात आर्ट्स के ऊपर आता है। ठीक है, इसकी इज्जत, कॉमर्स की इज्जत जो है साइंस से कम है और आर्ट्स से ज्यादा है। नॉर्मली ये सब लोग जानते हैं, ऐसा सब लोग जानते हैं। अब इसका फायदा, ये सच में ऐसा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए कॉमर्स जो है बीच में होने की वजह से इसके पास दोनों का गुण है, यानी ये जो है विज्ञान के तहत भी काम करता है, यानी सिद्धांतों पे भी काम करता है, और ये कला के तहत काम करता है, यानी प्रेजेंटेशन पे भी काम करता है। तो कॉमर्स जो है, कॉमर्स की जितने भी चीजें आप पढ़ेंगे फ्यूचर में, आगे जितने भी चीजें पढ़ेंगे, याद रखिएगा वो सारे के सारे जो सिद्धांत हो या जो भी पद्धति हो या कुछ भी हो, वो सबके सब कला एवं विज्ञान दोनों होते हैं, सबके सब। क्योंकि कॉमर्स बीच का है, बीच का मतलब साइंस के नीचे और आर्ट्स के ऊपर, यानी दोनों के बीच में दबा है, तो दोनों के गुण इसके अंदर विद्यमान है। तो कॉमर्स जो है कला एवं विज्ञान दोनों है, लेकिन कैसा कला एवं विज्ञान है? यहाँ हम लेखांकन की बात करें, लेखांकन कैसा कला एवं विज्ञान है? लेखांकन लिखने का कला एवं विज्ञान है, यानी लिखा जाता है। तो ये तो बात सीधे कि हम लिख रहे हैं तो अच्छी हैंड राइटिंग, अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ये हमारा कला है। विज्ञान कैसे है? विज्ञान तब होगा जब हम नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार किसी काम को करते हैं, यानी इसमें जो सौदों को लिखा जाता है अंधाधुंध किसी तरह नहीं लिख देते हैं। जैसे हम जो है, हम लोग नहीं जानते अगर कॉमर्स, तो हम सामान खरीदेंगे तो अपने यहाँ लिख देंगे इतने रुपए का ये सामान खरीदा। तो ये लेखांकन नहीं है भाई, ये लेखांकन नहीं है, क्योंकि हमने केवल लिख दिया है। हमें पता थोड़ी ना है कि हम इससे हम लाभ या हानि निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। जब हम लाभ और हानि निकालने चाहेंगे तो हम उसे कुछ निश्चित नियम एवं सिद्धांत के अनुसार लिखेंगे। हमें उसमें पता करना पड़ेगा कि इतना हमने खर्च किया, उसमें हमने कितना रुपया आय किया, इस प्रकार को फिर लिखेंगे, फिर तुलना करेंगे, तब हमारा क्या होता है? लाभ या हानि आता है। तो लिखने का अपना नियम कानून बन गया ना। जब नियम कानून बन जाता है, सिद्धांत बन जाता है, तभी लेखांकन का जन्म होता है। याद रखिएगा, केवल लिख लेना ही लेखांकन नहीं है, बल्कि लिखने का कला भी होना चाहिए और विज्ञान भी लगना चाहिए, तभी लेखांकन कहलाएगा। तो लेखांकन जो है कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारा चीज समझ में आया। ठीक है,
बात क्लियर है? अब जो है, क्योंकि आज एकदम स्टार्टिंग है, इसलिए हम केवल अगर लेखांकन का परिचय से ही बात को समाप्त करते हैं। एकदम स्टार्टिंग का पहला हेडिंग यही है, ठीक है। पहले तो थोड़ा सा हिस्ट्री जानना है कि कैसे लेखांकन का जन्म हुआ, और उसके बाद जाके ये यहां से नोट्स बनाना है लेखांकन के अर्थ से, ठीक है। बात क्लियर है? तो आज की बात हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, लेकिन इसके जस्ट बाद के क्लास में हम इसकी विशेषताएं और इसके अंदर के बाकी चीजों को भी अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया। ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक शेयर करें, दूसरों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। जो भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, या कोई भी हैं जो भी कॉमर्स पढ़ते हैं, उन्हें जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है या नहीं लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि अगर कुछ बेकार है तो हम उसमें सुधार कर सकें, और कुछ अच्छा है तो और हम उसे अच्छा करने की कोशिश करते रहें, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।